वेलकम स्टूडेंट। कल हम बात कर रहे थे सामाजिकरण या के अभिकरण के बारे में, एजेंसीज या मीन्स या इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन। सामाजिकरण के अभिकरण, मीन्स या इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोशलाइजेशन, जिसमें मैंने बात करी थी परिवार की। आज हम बात करते हैं नेबरहुड या पड़ोस। उससे पहले बात करते हैं हम क्रीड़ा समूह, या जिसको हम कहते हैं प्ले ग्रुप। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वह प्ले ग्रुप के संपर्क में आता है। इसके अधिकतर सदस्य उसकी उम्र के होते हैं। क्रीड़ा समूह में जब वह खेलता है तो विभिन्न बालक, जो अलग अलग बच्चे जो होते हैं, बालकों की रुचि, विचारधारा आदि का प्रभाव उस पर निरंतर पड़ता है और इससे वह आकर्षण पाता है, उसे अपना लेता है, सीख लेता है, उसको अपनाने लगता है। क्रीड़ा समूह के सामाजिक संबंधों में अनुकूलन आदि बातें भी बच्चा जान लेता है। एक ही आयु में होने के कारण क्रीड़ा समूह सामाजिकरण का महत्वपूर्ण अभिकरण माना जाता है, क्योंकि जो भी बच्चे होते हैं वो सेम एज ग्रुप के बच्चे होते हैं। और आपने देखा होगा कई बार कि जब सेम एज ग्रुप के बच्चे, सपोज ए बच्चा बी बच्चे या सी बच्चे के साथ खेलता है ना, तो वो बी और सी किस प्रकार का व्यवहार करता है। कई बार ए बच्चा जो है उसके साथ खेलता है, और सपोज मैं तो जैसे कह रही हूँ कि आप कैसे दूसरों के साथ कॉपरेशन करना भी, जैसे सपोज अगर वो बच्चे खेलते हैं और दूसरे बच्चों ने उसकी बात नहीं मानी और कहे हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, और वो दूसरे चले जाते, तो उसको लगता है कि अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी या इनके साथ कॉपरेट नहीं किया तो ये मेरे साथ खेलेंगे नहीं। तो ये जो एक कॉपरेशन वाली बात होती है, सामंजस्य बैठाने वाली बात होती है, उसकी प्रारंभिक अवस्था जो है वही से हो जाती है। क्योंकि परिवार में तो क्या होता है, जनरली जब बच्चा छोटा होता है तो जनरली परिवार के सारे सदस्य जो है वो उसको बड़ा प्रेम से रखते हैं, उसको अपने परिवार के साथ एडजस्ट कम, और परिवार अपनी बातें उसको धीरे धीरे प्यार से सिखाने का प्रयास करता है, रादर देन उसको, हालांकि नो डाउट पनिशमेंट, या हम ये कहें बच्चे को अरे आपने बहुत अच्छा काम किया या आपने ये गंदा काम किया, ऐसा करके भी बच्चे के सोशलाइजेशन को पूरा किया जाता है। बट बच्चा जो आफ्टर फैमिली जो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है उसका प्ले ग्रुप होता है। फिर हम बात करते हैं थर्ड, वह है पड़ोस, या जिसको हम नेबरहुड कहते हैं। पड़ोस के कार्यों को हम दो रूप तरीके से देखते हैं। पहला, पड़ोसी का व्यवहार और विचारों के ढंग का प्रभाव बालक पर पड़ता है और वह उनका अनुकरण प्रारंभ कर देता है, उसको सीखता है और उसका प्रारंभ भी कर देता है, उसको अपने व्यवहार में लाकर उसको उस प्रकार से व्यवहार करना वो शुरू भी कर देता है। दूसरा ये होता है उसके व्यवहार पर भी नियंत्रण पड़ोसी रखता है। इस प्रकार बालक को उचित कार्यों को करने का प्रयत्न करता है। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर आपने कई बार आपने देखा होगा कि आप कुछ गलत काम करते हो तो पड़ोस में रहने वाले अंकल भी आए, अरे तुम क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, या आपने ऐसा क्यों किया। तो हम कई बार जो है ना, बहुत सारे डू एंड डोंट्स जो हमारे पड़ोसी होते हैं उन पर भी, यही नहीं हम थोड़ा बड़े भी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अगर घर में भी अपने टीवी रेडियो या जो भी है आपने अगर फुल वॉल्यूम में, तो घर वाले क्या कहेंगे कि क्या अरे पड़ोस में लोग रह नहीं रहे हैं क्या, आप या जंगल में रह रहे हो जो इतना तेज स्पीकर पे जो है गाने चल रहे। तो एक तरह का इनफॉर्मल कंट्रोल जिसको हम करते हैं, आपके व्यवहार को चेक करने का काम, नियंत्रण करने का काम। अच्छा, कई बार अगर आपका पड़ोस सही नहीं होता है, आसपास के जो वातावरण है आपके पड़ोस का जो वो सही नहीं होता है, तो बहुत सारी गलत आदतें भी अपने पड़ोस की वजह से सीखते हो। तो जैसा पड़ोस होता है वैसा बच्चा जो है वह उसी के अनुरूप, या हम ये कहें उनका अनुकरण करने शुरू हो जाता है, उनको सीखना शुरू कर देता है। तो अच्छा पड़ोस होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा।
फिर हम बात करते हैं शिक्षण संस्थाएं। हमारी जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, वेदर दे आर स्कूल और कॉलेजेस और प्ले ग्रुप्स, सारे उसमें आ जाते हैं, है ना। विद्यालयों या शिक्षण संस्थाओं से मनुष्य का बौद्धिक विकास होता है। वहाँ वह पढ़ाई और पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने के अतिरिक्त अपनी संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करता है तथा उसका लक्ष्य अन्य संस्कृतियों से परिचय होता है। अनुशासन और आज्ञा पालना जैसी बातें भी बच्चा शिक्षण संस्थानों में सीखता है। यदि स्कूल के अध्यापक गण या टीचर्स जो होते हैं या उनके क्लासमेट्स होते हैं वह ठीक नहीं है तो बच्चा अनुशासनहीन बन जाता है। और अगर वातावरण अनुकूल है, प्रजातांत्रिक है, तो बच्चे का विकास पूर्ण रूप से होता है। शिक्षण संस्थाओं में वह नए मित्रों एवं शिक्षकों के संपर्क में आता है और उनसे वार्तालाप व विचारों का आदान प्रदान करता है। इससे उसके विचारों व व्यवहार में सामाजिकता आ जाती है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है अदर इंस्टीट्यूशन या अन्य संस्थाएं। अदर देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिसका प्रभाव या हम ये कहें जिनकी भूमिका सामाजिकरण की प्रक्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। व्यक्ति के सामाजिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली अन्य जो संस्थाएं उनको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे पहला अनिवार्य संस्थाएं, कंपल्सरी इंस्टीट्यूशंस। कंपल्सरी में क्या होता है कि रिलीजन, जैसे आप बच्चे होते हो, है ना, अब आपको ये नहीं पता होता है कि यू आर बॉर्न इन अ हिंदू फैमिली और यू आर बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली या आप किसी क्रिश्चियन फैमिली में बॉर्न हुए हो, ये आपको नहीं पता होता है ना। आप तो जो घर में अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी में बिलोंग करते हो तो आप चर्च जाते हो, उसी तरह की पूजा पाठ करते हो। अगर हिंदू फैमिली में तो बच्चा वो सीखता है, वो कंपल्सरी इंस्टीट्यूशन हो जाती है ना। बाद में तो चाहे वो अपने विवेक से जो भी करना चाहे वो कर सकता है, बट इनिशियली जो है वो उसमें सीखता है। व्यक्ति का धर्म से उसका परिचय उसकी आयु में ही करा दिया जाता है जब वह धर्म को समझता भी नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको कहा, धार्मिक संस्थाओं से व्यक्ति की नैतिकता, सचरित्रता, पवित्रता व कर्तव्य परायणता का त्याग व बलिदान एवं शांति व न्याय के प्रति अनुराग विकसित होता है। दूसरों के प्रति सहिष्णुता व सभी प्राणी समान है, इस प्रकार के विचार को बच्चा इन्हीं संस्थाओं से ग्रहण करता है। धर्म व्यक्ति को उचित व अनुचित का ज्ञान देता है। इस प्रकार धर्म के द्वारा मनुष्य के सामाजिकरण की सबसे बड़ी सहायता होती है। दूसरी इम्पोर्टेंट जो है जिसको हमने कहा था कंपल्सरी, मैंने कहा ना इसको दो भागों में हमने बांट दिया। पहला अनिवार्य और अनिवार्य में क्या हो गया, पहला या ए धार्मिक, बी आर्थिक या इकोनॉमिक, सी राजनैतिक, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं ये अनिवार्य और दूसरा मैं ऐच्छिक की बात करूँ तो ऐच्छिक जो है वह है जैसे आपका प्ले ग्रुप है या अदर इंस्टीट्यूशंस है जिसको व्यक्ति अपनी इच्छा से जो है वो उसका सदस्य बनना जो है स्वीकार करता है। तो धार्मिक में मैंने आपको अभी बताया जो कि अनिवार्य इंस्टीट्यूशंस हैं। दूसरा बात करते हैं हम इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की। आर्थिक संस्थाओं का संबंध मुख्यतः मनुष्य के जीविकोपार्जन से होता है। इन संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति परिश्रम, प्रतिस्पर्धा, उद्देश्यपूर्णता, सहयोग व भविष्य की चिंता आदि परम आवश्यक गुणों की प्राप्ति करता है। आर्थिक संस्थाएं व्यक्ति को
विभिन्न व्यवसायों और व्यापारिक संघों में बांटती हैं, इनका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर निरंतर पड़ता रहता है। फिर हम बात करते हैं पॉलिटिकल या राजनीति की। व्यक्ति ज्यों ज्यों अपने जीवन की अनेक समस्याओं से जूझता है, त्यों त्यों उसके जीवन में राजनीतिक संस्थाओं का प्रवेश होता है। इन संस्थाओं के द्वारा वह अपने वास्तविक विचारों का निर्माण करता है। राजनीतिक संस्थाएं व्यक्ति को शासन, कानून, अधिकार, कर्तव्य व अनुशासन से परिचित कराती है। राजनीतिक प्रशासन का प्रकार तथा व्यक्ति को मिली स्वतंत्रता भी उसके व्यक्तित्व को काफ़ी सीमा तक प्रभावित करती है। व्यक्ति विभिन्न राजनीतिक दलों की विचारधाराओं में से किसी एक विचारधारा को समर्थन करना शुरू कर देता है। साथ ही नेताओं का अनुकरण करके या चुनाव आदि राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेकर व्यक्ति काफ़ी कुछ सीखता है। अब हम बात करते हैं ऐच्छिक या ऑप्शनल इंस्टीट्यूशन की। प्रत्येक या हम ये कहें जो भी ये ऑप्शनल इंस्टीट्यूशन है, इसके अंतर्गत ऐसी संस्थाएं आती है जिसमें व्यक्ति का प्रवेश स्वाभाविक रूप से नहीं होता है, वरन वह अपनी इच्छा से या अन्य व्यक्तियों के आग्रह पर ऐसी संस्थाओं के संपर्क में आता है, जिनका निर्माण व्यक्तियों द्वारा अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन और पूर्ति के लिए स्वयं किया गया है। इससे व्यक्ति का सामाजिकरण और अधिक पुष्ट और विस्तृत हो जाता है। ऐच्छिक संस्थाएं हमें प्रथा, परंपरा, आचार, विचार के ढंग, व्यवहार के तौर तरीके, आपसी संगठन व किसी त्रुटिपूर्ण परंपरा अथवा विचार का संगठित विरोध करना सिखाती है। ऐच्छिक संस्थाएं में विवाह का प्रमुख स्थान है। हालांकि कुछ समाजशास्त्रियों का मानना है कि विवाह व्यक्ति के सामाजिकरण को काफ़ी हद तक पूर्णता को प्राप्ति करने वाला माध्यम है। इसके कारण व्यक्ति में इतने उच्च सामाजिक मूल्यों का समावेश होता है कि वह कई पूर्ण व्यक्तित्व को प्राप्त करता है और समाज को नई इकाइयां प्रदान करता है। विवाह के द्वारा वह उत्तरदायी, जैसे मैंने आपको कहा ना, मैरिज जो है वह ऐसी इंस्टीट्यूशन है, ऑप्शनल है, कोई नहीं भी कर सकता है ना। विवाह के द्वारा वह उत्तरदायित्व, धैर्य, त्याग, पारिवारिक कल्याण, परोपकार और दूरदर्शिता का पाठ ग्रहण करता है। सो दीज आर द एजेंसीज और द मीन्स थ्रू विच द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज कंप्लीटेड। या हम तो वैसे एक बात बताऊं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये जन्म से लगाकर मृत्यु तक जो है, सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लगाकर मृत्यु तक चलती रहती है। और व्यक्ति जो है बहुत सारी चीज़ें जो है अलग अलग लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पे, या हम ये कहें हर दौर में जो है उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और वो समाज के साथ, या हम ये कहें अपने परिवार, रिश्तेदार, अपने जो भी उसका सेकेंडरी और प्राइमरी ग्रुप है उसके साथ या उसकी वजह से सीखता है। और ये सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है उसके मृत्यु तक जो है चलने वाली प्रक्रिया होती है। कल हम बात करेंगे कि ये सामाजिकरण की आवश्यकता क्यों है, अगर सामाजिकरण नहीं हो तो क्या होगा। और अगर मैं आपको, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, आपने सीरियल देखा होगा मोगली का, दैट चाइल्ड, जो मोगली जो बच्चा होता है वह जंगलों में रह जाता है और वह वही सीखता है जो कि भेड़ियों उसे सिखाते हैं। इसलिए R.H. लैंडिस कहता है, मैन बिकम मैन ओनली अमंग मैन। मनुष्य के बीच में रहकर ही मनुष्य बन सकता है। और ये बीच में रहकर मनुष्य
एक्चुअली ये जब एट द टाइम ऑफ बर्थ ही इज़ अ बायोलॉजिकल एंटिटी, और ये जो सामाजिक एंटिटी बनने की प्रक्रिया जो है ये सोशलाइजेशन ही है, ये सामाजिकरण है, और इसी सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा मनुष्य समाज का एक अभिन्न अंग बनता है। थैंक यू।